हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है। ठीक है, तो देखो, जब आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें आप जो सबसे पहले अपने रेवेन्यूज रिकॉर्ड करते हो, फिर उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देते हो, तब आपके पास क्या आता है, नेट इनकम। ठीक है, फिर नेट इनकम के बाद जब अदर क्या होता है कि आपके पास जो अदर रेवेन्यू के सोर्सेस होते हैं वो राइट डाउन करते हो, फिर उसके बाद आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखते हैं। ठीक है, सो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जब हम नेट इनकम में ऐड कर देते हैं तब हमारे पास आती है ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या अदर इनकम सबको मिला जुला के हमारे पास ये एक एंटिटी या एक बिज़नेस की कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पूरी इनकम आ जाती है। चाहे फिर वो उनके ऑपरेशन से इनकम हो या तो फिर उनके जो अदर रेवेन्यूज़ हैं उनसे आई हो। ठीक है, जो ऑपरेशन से हटके हैं। ठीक है, so comprehensive income is the net income plus the period change in the accumulated other comprehensive income। ठीक है, वो accumulated change in the other comprehensive it means कि जो हमारे पिछले की जो comprehensive income थे prior period के यानी कि पिछले periods के जो comprehensive income थे उनका accumulated change। ठीक है, accumulated change यानी कि पहले जो है हमारा लेट्स सपोज के 3 लाख था। ठीक है, तो अब जो है उनका वो 3 लाख से 2 लाख हो गया, तो कितना 1 लाख का ये चेंज आ गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड चेंज। अब ये पीरियड्स पे डिपेंड करता है कि कितने पीरियड्स का हम ये लेंगे। ठीक है, सो अक्यूमुलेटेड एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज़ अ कैटेगरी विद इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, तो ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में लिखा जाता है। और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है उसके अंदर वो आइटम्स होते हैं जो कि नए हों या तो फिर वो इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड ना किए जाते हों। ठीक है, तो ये कौन कौन से आइटम्स होते हैं। दीज आइटम्स आर द गेन एंड लॉसेस फ्रॉम द अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़। ठीक है, ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कि उन लोगों ने ये रखी हुई है ताकि इनको सेल कर सकें। ठीक है, सिक्योरिटीज़ क्या यानी कि स्टॉक्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, ऐसे ही ऐसे सिक्योरिटीज़ जो कि ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है। ठीक है, या पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है, बल्कि ये सेल के लिए रखी हुई है कि कोई भी उन्हें आके ख़रीद सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटीज़ हैं, स्टॉक्स की प्राइसेस और बॉन्ड्स की प्राइसेस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में हर सेकंड चेंज होती है। ठीक है, हर सेकंड चेंज होती है, तो उसका मतलब कि इस पर हर सेकंड वो जो है वो गेन और लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है वो जिस वक्त इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उस पर क्या गेन या क्या लॉस हो रहा होता है वो लोग वही लिखते हैं। ठीक है, सो और अनरियलाइज गेन्स एंड लॉस फ्रॉम फॉरेन या अनरियलाइज गेन और लॉस फ्रॉम द सिक्योरिटी। तो बेसिकली यही होता है कि जो गेन्स होते हैं या लॉसेस होते हैं वो अनरियलाइज्ड होते हैं, तभी ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बनते हैं। ठीक है, अगर ये रियलाइज्ड होते हैं तो फिर आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, सो अगर आपको नहीं पता कि अनरियलाइज गेन क्या है कि इसका मतलब कि कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन। ठीक है, अब कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन ये होता है कि आपके पास सिक्योरिटी अभी भी है लेकिन उसकी प्राइसेस चेंज हो गई, आपने अभी तक सेल नहीं किया, सेल करने की वजह से आपको लॉस नहीं हुआ बल्कि उसकी प्राइसेस चेंज होने की वजह से आपको लॉस हुआ, तो उसका मतलब ये अनरियलाइज गेन है। फिर आप अगर आप इसको लॉस में ही सेल कर दोगे या लॉस सेल कर दोगे तो फिर आपके ये रियलाइज लॉस हो जाएगा। फिर आपको ओबियसली आपको इनकम स्टेटमेंट में इसको लिखना पड़ेगा और फिर ये जाहिर सी बात आपके प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट गेन एंड लॉसेस। ठीक है, तो हम फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस भी वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और फिर वो डॉलर की जो वैल्यू है वो गिर जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कंपनी को लॉस हुआ। ठीक है, तो लेकिन कंपनी अभी तक डॉलर सेल आउट नहीं किए, डॉलर अभी भी कंपनी के पास हैं, तो ये अनरियलाइज लॉस हुआ। ठीक है, अगर आप इनको सेल कर देगी फिर तो फिर ये रियलाइज लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आप लिखोगे इसको इनकम स्टेटमेंट यानी कि कंपनी फिर लिखेगी इसको इनकम स्टेटमेंट पे। ठीक है, अदरवाइज ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का आइटम है। ठीक है, और दूसरा होते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डेरिवेटिव्स में आपके ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स और स्वैप्स, ये चीज़ें ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी वैल्यू ड्राइव होती है एक अंडरलाइनिंग एसेट से। ठीक है, तो इनको हम डेरिवेटिव कहते हैं। और ये एक पूरी मतलब बहुत ही बड़ा डिस्कशन है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने इनके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये भी बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जिस तरह स्टॉक्स की प्राइसेस अप डाउन होती है इसी तरह इनकी प्राइसेस भी अप डाउन होती है। तो फिर अगर ये लोग इनकी जो पोजीशन अभी तक ओपन होती है और ये सेल नहीं किए जा रहे होते, मतलब सेल नहीं करती कंपनी और पड़े पड़े लॉस हो जाता है इनके ऊपर, तो
तो फिर कंपनी जो है उसको अनरियलाइज गेन या लॉस रिकॉर्ड करती है। बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट हेजिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा स्पेकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि आप जो है इनसे स्पेकुलेट करके यानी कि ट्रेड करके इनसे ट्रेड लेकर आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा ये इंस्ट्रूमेंट एक हेजिंग, स्पेकुलेटिंग और आर्बिट्राजरी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आप जो है बगैर रिस्क के और बगैर रिस्क लिए पैसे कमाओ, तो दिस इज़ आर्बिट्राजरी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्या होती है, कैसे किए जाते हैं, दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और वेरी वॉलेटाइल, ठीक है। अब क्यों नहीं रिकॉर्ड की जाती है, अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में से हम एज अ मतलब इनकम के अंदर इन आइटम्स को क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, इनके लिए हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का आगाज़ क्यों करते हैं, ठीक है। सो इसका रीज़न ये है कि काफ़ी वॉलेटाइल होती है, यानी कि इनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है ये चेंज होती रहती है, काफ़ी स्पीड में चेंज होती रहती है। आज 3 लाख है तो कल क्या कहते हैं 4 लाख, कल 4 लाख थी तो परसों जो है वो 1 लाख, मतलब कि इस महीनों की बात कर रहा हूँ, नॉट डेज़ की, ठीक है। मतलब इस दफ़ा इस महीने या इस साल जो है वो 3 लाख है तो नेक्स्ट ईयर जो है 2 लाख, क्योंकि उससे फिर नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये डायरेक्ट 10 लाख हो जाए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है, कितनी ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल कहते हैं कि इनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ चेंज की कितनी स्पीड में वो चेंज होती है, इसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी, ठीक है। सो काफ़ी वॉलेटाइल है नेचर में, तो जिसकी वजह से ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाता, ठीक है। क्योंकि अगर ये इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाता है या नेट इनकम के अंदर ही इन आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं, तो फिर हमारी जो नेट इनकम है इसी वॉलेटिलिटी के स्पीड में गुजरती। तो इनकी जो फोरकास्टिंग करना या परफॉर्मा स्टेटमेंट बनाना, परफॉर्मा स्टेटमेंट कहते हैं जो फ्यूचर की स्टेटमेंट या प्रोजेक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो होते हैं, यानी कि हम प्रोडिक्ट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या शक्ल होगा, ठीक है, कि किस तरह नज़र आएगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इसको कहते हैं परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है या प्रेडिक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ये एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के आइटम्स जो है वो हम नेट इनकम के अंदर ही शो करें या इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही इनको लिख लें, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो नेट इनकम है उसको जो है वो काफ़ी स्पीड में, काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ ही चेंज होगी और उसको जो है वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, या मुश्किल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इनके लिए एक अलग से एक पोर्शन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ये कॉम्प्रिहेंसिव के इनकम के अंदर ये आइटम्स आते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इट्स आइटम्स इट इज़ मोर वॉलेटाइल देन द नेट इनकम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। फिर हम इसके पहले आइटम की बात करते हैं जो कि इसके अंदर लिखा जाता है, वो है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द एंटिटी इज ऑपरेटिंग इन द फॉरेन कंट्रीज, यानी कि एक एंटिटी या एक कंपनी की जो एक सब्सिडियरी कंपनी किसी और कंपनी में हो, और हैविंग आई फॉरेक्स होल्डिंग्स, या तो फिर कंपनी ने डॉलर्स में या किसी फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करके रखी हो, तब ये कंपनी के पास ये वाला आइटम आता है, ठीक है, जो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखा जाता है, ठीक है। दिस इंक्लूड ओनली अनरियलाइज गेन एंड लॉसेस, ठीक है। अनरियलाइज गेन एंड लॉसेस ही हैं जिसकी वजह से हम क्योंकि हमने अभी तक ये होल्ड करके रखे हुए हैं, जैसे अगर फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट है तो अभी तक हमने ये डॉलर्स या लेट सपोज डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है या येंस में इन्वेस्टमेंट है और हमने अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं, और होल्डिंग पीरियड के दौरान ही हमें लॉस हो जाता है या कैपिटल लॉस होता है, तो हम जो इसको अनरियलाइज लॉस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर ये रियलाइज लॉस होगा तो फिर हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं बल्कि इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशन गेन्स एंड लॉसेस। इनको हम जो ट्रांसलेशन गेन एंड लॉसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जब पैसे को कन्वर्ट करते हैं तभी हमें लॉस होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, हाउ डज द अनरियलाइज गेन एंड लॉसेस अकर्स फ्रॉम द फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। लेट सपोज कि एक जो है ये कंपनी है, ठीक है, एक ये कंपनी है, इसने जो है वो एक सब्सिडियरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, या उसकी एक दूसरी कंपनी है, दूसरी ब्रांच है जो कि इस स्टेट में या इस कंट्री में नहीं है, वो अलग डिफरेंट कंट्री में है, ठीक है। अब लेट सपोज जिस कंट्री में वो है, लेट मी जस्ट सेलेक्ट गुड कलर फॉर माई पेन, ठीक है, रेड सही रहेगा, रेड, बट लेट मी जस्ट डार्कन इट। तो देखो ये एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी की जो है वो दूसरी कंपनी है, ठीक है, और ये कंपनी जो है वो किसी और कंट्री में, और ये कंपनी जो है वो किसी और कंट्री में, ठीक है।
लेकिन इसकी एक ब्रांच या एक कंपनी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट शो करती है। लेट्स सपोज एक जो वाली जो हमारी जो कंपनी थी जिसने दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था, लेट्स सपोज उसको हम कहते हैं कंपनी ए, ठीक है। तो फिर जो हमारी दूसरी कंपनी थी उसने कुछ प्रॉफिट शो किया 1000 का, ठीक है। अब ये $1000 है, ठीक है। लेट्स सपोज कि जो कंपनी बी है या सब्सिडियरी कंपनी बी है, क्योंकि ये पेरेंट कंपनी और ये सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी बी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये वाली कंपनी ए जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। और कंपनी ए ओन करती है कंपनी बी को, यानी कि कंपनी ए ओनर है कंपनी बी की, ठीक है। तो जब ये $1000 में इनको जो है वो लेट सपोज के प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और कंपनी ए ने इसके ऊपर जो पैसे लगाए हुए थे वो कुछ लेट सपोज 10,000 थे, ठीक है। लेट सपोज 10,000 थे, ठीक है। यहाँ पे ये जगह नहीं है मेरे पास लिखने की, तो इसको समझो कि ये 10,000 है, ठीक है। के कर देते हैं इसको 10K, ठीक है। अब जब ये 1000 कन्वर्ट हुए, लेट सपोज कि 1000 जो है वो कन्वर्ट किए कंपनी ए ने, तो ये 1000 बन गई है 5000, ठीक है। तो अब जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आया इनके पास वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। या लेट सपोज कि कंपनी इसको हम एक और दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक लेट सपोज के कंपनी ए कुछ ऑपरेशंस या कुछ उसने सेलिंग की किसी और कंट्री में, ठीक है। किसी और कंट्री में उसने गुड्स सेल किए, ठीक है। अब उसने जो गुड्स यहाँ पे ख़रीदे थे वो कुछ थे लेट सपोज 1000 के, ठीक है। और जो उसने एक दूसरी कंट्री में सेल किए उससे उनको कुछ लेट सपोज के $50 मिले, यूएस में सेल किए उसने, ठीक है, कंपनी ने। तो उसने जो गुड्स सेल किए थे उसने उसको उसकी कॉस्ट पड़ी ₹1000, ठीक है। और सेल करने के बाद उनको $50 मिले, ठीक है। अब जब ये $50 कन्वर्ट हुए, मतलब इसको जब कंपनी ने कहा कि मैं जब इसे कन्वर्ट करूँगा PKR में, तो ये कितने होंगे, लेट सपोज कि ये 500 बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी को 500 का अनरियलाइज लॉस हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी तक उसने कन्वर्ट नहीं किए। अब जब कन्वर्ट करेंगे तो ये रियलाइज लॉस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉरेक्स होल्डिंग्स की, ठीक है। फॉरेक्स होल्डिंग की जो है वो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट मी जस्ट टेक आउट माई पेन। तो देखो कंपनी ने कुछ $1000 ख़रीदे, ठीक है। कितने में, 10,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ में कंपनी ने $1000 ख़रीदे। तो अब क्या हुआ कि ये इन $1000 की जो वैल्यू है वो गिर गई। कैसे गिरी, अब ये PKR जो है वो स्ट्रेंथन कर गया, यानी कि बढ़ गया डॉलर के मुकाबले में, ठीक है। तो अब पहले लेट सपोज के पहले जो है वो $1 ₹50 का मिलता था, लेट सपोज कि $1 ₹50 का मिलता था। अब जो है वो $1 ₹45 का मिलता है, ठीक है। यानी कि रुपीज़ बढ़ गया, ठीक है। रुपीज़ की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जो है वो कंपनी को यहाँ पर लॉस हो गया, क्योंकि कंपनी ने जब ख़रीदा था तो उस वक्त उसकी जो वैल्यू है वो गिरी हुई थी। यानी कि पहले जो है उसकी जब कंपनी ने डॉलर ख़रीदा था तो $1 ₹50 का मिल रहा था, लेकिन अब जो है वो $1 ₹45 का मिल रहा है। तो ऑब्वियसली कंपनी को यहाँ पे हर डॉलर पे ₹5 का अनरियलाइज लॉस हुआ, क्योंकि कंपनी ने अभी तक ये डॉलर सेल नहीं किए हैं, ठीक है। तो इस तरह फॉरेन करेंसी में या फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन में इस तरह गेन और लॉसेस होते हैं, अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस, ठीक है। फिर हमारे आते हैं अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन एंड लॉसेस ऑन अवेलेबल फॉर सेल मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है। Those debt and equity securities which a company is selling that are available for sale and changes its fair value as there is high volatility, so they do not put them in the income statement, ठीक है। So any gain and losses from these securities are considered as unrealized and only be recorded in the income statement when they are realized, ठीक है। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स या जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं या स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्राइसेस हर रोज़ चेंज होती रहती है। अब लेट सपोज के कंपनी ने एक शेयर ख़रीदा कितने का, 500 का, ठीक है। अब मंथ के एंड में उस शेयर की जो प्राइस है वो कितनी हो गई,
₹600 हो गई, लेकिन शेयर अभी तक कंपनी के पास है और शेयर ने अभी तक मतलब कंपनी ने अभी तक ये शेयर सेल नहीं किया। तो इसका मतलब कंपनी ने जो है वो अनरियलाइज गेन यहाँ पे किया है कितने का, ₹100 का। ठीक है, ₹100 का कंपनी को यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो दिस इज हाउ अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस अकर्स इन दी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, इन दी होल्डिंग ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ विच आर अवेलेबल फॉर द सेल। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है वो कहाँ पे क्लोज होती है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ठीक है, फिर आपके पास है चेंजेस टू स्टॉक होल्डर एक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम एडिशनल मिनिमम पेंशन लाइबिलिटीज़ एडजस्टमेंट। ठीक है, देखिए पेंशन लाइबिलिटीज़ जो है वो कंपनी एक पेंशन प्लान करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, क्या ये जब एम्प्लॉयज़ रिटायर होंगे तो हम इनको इतनी पेंशन देंगे। ठीक है, अब उसमें एडजस्टमेंट आ जाती है, यानी कि वो पेंशन प्लान जो है वो बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कंपनी जो है वो गेन या लॉस जो है वो लिखती है। ठीक है, इनकर करती है। तो लेट्स सपोज क्योंकि ये अभी लायबिलिटी है, यानी कि पेमेंट करनी है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पेंशन प्लान बढ़ जाती है तो उसका मतलब कि कंपनी की लायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि कंपनी को मज़ीद पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अगले आने वाले प्लान में जो ये पेंशन एडजस्टमेंट की वजह से ही पेंशन और कम हो जाए, तो यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी की लायबिलिटी कम भी हो जाए। तो इसका मतलब कि कंपनी को जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो कंपनी को कम पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे क्लोज होंगे, ऑब्वियसली स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में। ठीक है, यहीं जाएंगे, मतलब यहाँ जाते हैं ये स्टॉक होल्डर इक्विटी अपना बैलेंस शीट पे। ठीक है, बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, फिर आते हैं अनरियलाइज गेन एंड लॉसेस फ्रॉम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब ये 3 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स। ठीक है, या स्वैप्स। फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स बेसिकली एक ही चीज़ होती है, तो जिसकी वजह से फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। ठीक है, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में बेसिकली खाली डिफरेंट ये होता है कि अगर वो कोई सेंट्रलाइज या किसी एक्सचेंज से ख़रीदा है तो फ्यूचर है, अगर आपने एक तो मतलब जो है ये बायलैटरल डील की तो इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड है। ठीक है, सो बहरहाल हम डेरिवेटिव की डिस्कशन में नहीं जाते हैं। अब देखें, जैसे स्टॉक मार्केट में ये इनके ऊपर गेन और लॉसेस होते हैं सिक्योरिटीज़ के ऊपर, इसी तरह डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में भी गेन और लॉसेस हर दिन होते हैं और हर सेकंड उनकी जो प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कंपनी के पास फॉरवर्ड्स पड़े हुए थे। ठीक है, FORWARDS। ठीक है, फॉरवर्ड्स पड़े हुए थे और कंपनी ने फॉरवर्ड्स ये ख़रीदे हुए थे ₹100 के। ठीक है, अब कल जब कंपनी ये अपनी स्टेटमेंट्स बना रही है या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या स्टेटमेंट बना रही है, तो उस वक्त जो फॉरवर्ड की प्राइस क्या हो जाती है, ₹50। ठीक है, तो यानी कि फॉरवर्ड अभी भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो ₹50 की हो गई। तो इसका मतलब कंपनी ने कितना लॉस किया, ₹50 का। लेकिन ये लॉस जो है वो अनरियलाइज्ड है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक अपनी पोजीशन लिक्विडेट नहीं की है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी कंपनी के पास ये फॉरवर्ड पड़ा हुआ था, फॉरवर्ड डेरिवेटिव, और कंपनी ने अपनी पोजीशन चूँकि लिक्विडेट नहीं की, तो इसका मतलब कि ये इसका अनरियलाइज लॉस है। ठीक है, रियलाइज्ड नहीं है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि किस तरह जो है इसके मतलब किस फॉर्मेट में इसको हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो 3 फॉर्मेट ऑफ मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें से सबसे पॉपुलर ये वाला फॉर्मेट है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही, लेकिन यहाँ पर नीचे उसके बिल्कुल नेट इनकम के नीचे जो है इसको लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे नेट इनकम में सबसे पहले रेवेन्यू आते हैं, फिर एक्सपेंसेस, फिर नेट इनकम, और फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एंड देन अनरियलाइज लॉसेस from the foreign currency translation, unrealized gains from the security available for sale। then इन दोनों को जब आप अदर मतलब इन तीनों को जब आप नेट इनकम एंड देन दीज टू, ठीक है, नेट इनकम एंड देन दीज टू को आप एडअप कर दोगे तो आपके पास आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, फिर आता है ये दूसरा ही कर सकते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जो है वो अलग से ही बिल्कुल स्टेटमेंट बना लो, जहाँ पे आप नेट इनकम लिखकर और ये जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के आइटम्स है वो लिख के कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पे रिकॉर्ड कर दें। ठीक है, तीसरा ये होता है कि अब जो वो उसको स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट में क्लोज कर दें, यानी कि उसके अंदर डाल दें। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ये बिगिनिंग कैपिटल यानी कि बिगिनिंग स्टॉक होल्डर इक्विटी है। ठीक है, जो कि आपकी रिटेन अर्निंग और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को और कॉमन स्टॉक्स को मिलाकर ये 1,10,000 फिर 10,000 फिर 60,000 मिलाकर 180,000 आ रही है। ठीक है, तो ये बिगिनिंग स्टॉक होल्डर इक्विटी है। फिर यहाँ पर आप देखो कि सारे तमाम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के आइटम्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें एडअप हो गए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के आइटम,
और जो कि यहाँ पर भी हमने लिखे हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे क्या है, ठीक है, बेसिकली अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया और यहाँ पे ये टोटल आ रहा है, ठीक है इसका। तो ये तमाम ऐड हो गए, ठीक है। फिर ये हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गया, जो कि किस में ऐड हो जाता है, हमारी बिगिनिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टॉक होल्डर इक्विटी में। और फिर हमारे पास ये एंडिंग बैलेंस आ जाती है, यानी कि इस साल की एंडिंग स्टॉक होल्डर इक्विटी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।